बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हरफ आखिर से मैं हूं आपकी मेज़बान शजिया नियाजी। व्यूअर्स, आज बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की। कौमी असम्बली की 21 सिंध सूबाई असम्बली की 44 सीटों का नुमाइंदा शहर, लिसानी, नस्ली और ग्रोही तकसीम की छाप से पहले ये शहर जमहूरी तरक्की पसंदाना और मजदूर तहरीकों, अदम सकाफत में रोशन ख्याली की तहरीकों का मरकज़ था। 70 के इंतखाबात में कराची ने भुट्टो को वोट दिया। 88 में जिस जवान नस्ल ने सियासी स्टेटस को तोड़ने के लिए MQM को आजमाया, उसकी अगली पीढ़ी ने 2018 में PTI पर एतमाद का ठप्पा लगाया। शहर की 21 में से 14 और सूबाई असम्बली की 44 में से 21 नशिस्तें PTI ने हासिल की। MQM ने इस शहर पर 28 साल तक राज किया, मगर कानून फितरत है कि तशद्दुद और सियासत ज़्यादा देर तक साथ नहीं चल सकते। माफियाज के खिलाफ रियासती अदारों के ऑपरेशन से कराची को अमन तो नसीब हो गया, लेकिन उसकी रोशनियां आज भी मांद हैं। मसाइल आज भी वही हैं जहां 40-50 साल पहले थे। पीने के पानी से कूड़ा करकट, निकासी आब, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, टूटी फूटी सड़कें, हस्पतालों की हालत जार, पब्लिक पार्क्स, घोस्ट मुलाजमीन, अलगर्ज कुछ भी ठीक नहीं है। कराची को एक तरफ अलग सूबा बनाने का मुतालबा है तो दूसरी तरफ उसकी शदीद मुखालफत भी है। हालिया मरदमशुमारी पर भी एतराज़ात हैं। शहरी हुकूमत इख्तियारात की जंग है। वफाकी हुकूमत पर फंड्स ना देने के इल्ज़ामात हैं। तो फिर ये बेहतरी कैसे मुमकिन है? कराची के मसाइल और उनसे जुड़ी सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ खसूसी तौर पर मौजूद हैं साबिक मेयर कराची, सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। 18 साल बाद ये बताइए कि मरदमशुमारी हुई, आप इससे मुतनाज़िब मरदमशुमारी समझते हैं? आपका ख्याल है कि 3 करोड़ की आबादी को 1 करोड़ 49 लाख गिना गया है। आप ये दावा किस बुनियाद पर कर रहे हैं? देखिए, इस मरदमशुमारी को मुतनाज़ा मैं नहीं समझता। पाकिस्तान और कराची में रहने वालों और पाकिस्तान के इदारों की मैं बात, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अभी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भरी अदालत में ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि कराची की आबादी कहीं से भी 3-3.5 करोड़ से कम नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज भी वो हैं। आसिफ अली जरदारी, जिनकी हुकूमत है पिछले 13-14 सालों से यहाँ पर इस सूबा सिंध में, वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं जिनकी के कराची की आबादी कहीं से भी 3 करोड़ से कम नहीं है। पाकिस्तान के सारे मीडिया की रिपोर्ट्स मौजूद है। पाकिस्तान के तमाम जो सिविल सोसाइटी पे काम करने वाले लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनके बाकायदा उनकी फुटप्रिंट्स मौजूद है। नंबर 1। दूसरी बात ये कि बहुत आसान है, आप नादरा का रिकॉर्ड निकलवाइए और उनसे पूछिए कि आपने कराची के एड्रेस पर कितने लोगों को शनाख्ती कार्ड इशू किया है। हमें वो चूंकि देते नहीं है, लेकिन एक दफा उन्होंने सेनेट में रिपोर्ट जमा कराई भी है। 2 करोड़ 40 लाख लोगों को तो उन्होंने सिर्फ एड्रेस पे, कराची के एड्रेस पे शनाख्ती कार्ड इशू कर रखा है। 5वीं बात यह है कि आप मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक इलाका है, मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूं कि वहां पर जो वोटर लिस्ट है पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन के, वोटर लिस्ट में वोटों की तादाद ज्यादा है और इस सेंसस में आबादी कम है। अब मुझे बताइए कि मुझे इसके ऊपर क्या करना चाहिए? यानी कि वोटर ज्यादा है और आबादी कम है। अभी हालिया कराची के हालात तो बेहतर नहीं थे, अमन अमान के मसाइल भी थे, लोग कम गए कराची की तरफ। लाहौर में दूसरी तरफ हालात अच्छे थे, लोग माइग्रेट कर रहे थे लाहौर की तरफ। लाहौर की आबादी में 116% इजाफा और कराची की आबादी में 60% इजाफा। ये देखने में ठीक ही लगता है वैसे तो, कीपिंग इन माइंड दैट कॉन्टेक्स्ट। नहीं लगता ठीक, बिल्कुल नहीं लगता ठीक। मैं आपको याद दिला दूं, किसी ने लाहौर की तरफ माइग्रेशन नहीं की है। जब ये सैलाब आया था और जब उसके बाद जब ये ऑपरेशन शुरू हुए थे नॉर्दर्न वजीरिस्तान में, शुमाली वजीरिस्तान में और दूसरे वजीरिस्तान के इलाके में, तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ शाह साहब का और सैलाबों के बाद भी KP में जब सैलाब आया था, बाकायदा ऑन रिकॉर्ड ये स्टेटमेंट है कि भाई पंजाब जो है वो गंदुम पहुंचा देगा, इमदाद पहुंचा देगा, लेकिन पंजाब की तरफ कोई रुख ना करे, सीधे जो है वो कराची जाए। और यहां पर आप आ जाइए, मैं आपको लेकर चलता हूं कि यहां पर कितनी बस्तियां आबाद हुई हुई हैं कि जो कि माइग्रेशन करके देखिए और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। दुनिया के तमाम पोर्ट सिटीज में अपॉर्चुनिटीज होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। कराची के एक इंडस्ट्रियलाइज शहर है, यहां पर 6 इंडस्ट्रियल जोन्स काम करते हैं। यहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा, इसलिए लोग माइग्रेट करते हैं। लोग इंटीरियर सिंध से भी माइग्रेट करते हैं और पूरे पाकिस्तान। बल्दियाती इंतखाबात से कबल अगर मरदमशुमारी दोबारा ना हुई तो क्या आप उनमें हिस्सा लेंगे?
دیکھیے ہم تو سارے انتخابات میں حصہ لیں گے. انتخابات کا مردم شماری سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مردم شماری 2017 میں ہو چکی تھی, 2018 کے الیکشنز ہوئے, اور اس کے جو آج جس رزلٹ کا واویلا مچایا جا رہا ہے نا, یہ پروونشل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم الیکشن اس وقت کرائیں گے جب تک آپ اس کی جو ہے وہ آپ ہمیں کنفرم رزلٹس کو جو ہے وہ آپ کنفرم کر کے دیں گے. بھائی 2018 میں یہ والی بات کر لیتے, اس وقت کی تمام ریاست نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اسی پرانی مردم شماری پہ یہ نئے الیکشن کرا دیے جائیں, اور نئے الیکشن کرا دیے گئے. صرف چھوٹی موٹی سیٹ ایڈجسٹ میں ایک سیٹ کا اضافہ ہوا کراچی میں, اور آپ نے الیکشن کرا دیے. ابھی بھی یہ اس مردم شماری کو متنازع رکھ کر آپ الیکشن بالکل کروا دیں. آپ کو الیکشن کروا دینا چاہیے, اور ہر حال میں کروا دینا چاہیے, اور اس کو جب وفاق کو ریاست کو موقع ملے اس کو صحیح کریں. پھر آپ ٹھیک ہے, آپ کی سیاسی جماعت کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. آپ کو ہم انتخابات میں کامیابی نہیں مل سکی, آپ مہاجر ووٹ کو اپنی طرف لا سکے. دیکھیے ہمارے 3 ریزلٹ چلے ہیں, میں اس والے کلیم کو نہیں مانتا. پاکستان کا جو 2018 کا الیکشن ہے اس کو تو وہ جتنا ڈسپیوٹڈ ہے اس پہ تو کوئی دو رائے رہے نہیں کہ جیتنے والا بھی نہیں مان رہا اور ہارنے والا تو نہیں مان رہا. کراچی میں 9:15 بجے تک 2018 میں جس دن الیکشن ہوئے, رات کے 9:16 پر 3 کراچی کے ریزلٹ چلے, اور تینوں ریزلٹس میں پی ایس پی جو ہے وہ لیڈ لے رہی تھی 1,500 ووٹوں سے. صرف 10% جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ آئے تھے. پھر اس کے بعد جو ہوا ہے پاکستان میں سب کو اس چیز کا پتہ ہے, اور 3 دنوں کے بعد آپ کو صرف ایک مثال دے دوں کہ ارشد وورا کی عزیز آباد کی سیٹ پر 21 پولنگ اسٹیشنوں پہ 8,222 ووٹ ہیں, اور جب 4 دن کے بعد 305 پولنگ اسٹیشنوں کو اور رزلٹ آیا ہے تو اس پہ 700 ووٹ ہیں. یہ ہوا ہے. تو میں اس کے اوپر ہم وی ہیو مووڈ آن فرام دیئر. میں اس والی بات کو نہیں مانتا کہ لوگوں نے آئندہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا ایم کیو ایم کے مزید لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے, جڑیں گے؟ ایم کیو ایم کے لوگ کہاں رہ گئے جی؟ ایم کیو ایم کتنی رہ گئی ہے؟ اور اگر ایم کیو ایم بڑی فلرش کر رہی ہوتی اور بہت زیادہ جو ہے کر رہی ہوتی تو میں یہ ایکسپیکٹ بھی کرتا. نہیں, ہمارے پاس نئے لوگ آ رہے ہیں اور نئے لوگ ہیں. ہم نے ایم کیو ایم کی بنیاد پر اپنی پارٹی جی جتنے ہیں وہ 17 سے 4 سیٹوں پہ آ گئے ہیں. ابھی بھی وہ 17 ایم این ایس کی ان کی سیٹیں تھیں. کراچی میں 4 سیٹیں ہیں. ٹھیک ہے, جو ان کی لوکل گورنمنٹ میں پرفارمنس رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ابھی جو ہے وہ میں اس کے اوپر کامنٹ یا بحث نہیں کرنا چاہتا. جو اس کو ایم کیو ایم کو آج 7 سیٹیں ہیں ان کی, چونکہ یہ کمزور حکومت ہے, وفاق کی حکومت ہے, ڈیفینیٹلی انہوں نے جو ہے اس کو 2 منسٹریاں دی ہوئی ہیں. تو یہ تو اگر اس سے جو ہے وہ کوئی اس کو کہہ یہ بہت فلرش کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ان کو جی نہیں ہمارے پاس ہماری تو سوچ بھی نہیں ہے یہ والی, ہمیں خیال بھی نہیں تھا اس والی بات کا. ہمارے پاس نئے لوگ آ رہے ہیں, 2.5 کروڑ کی پاپولیشن ہے, اور لوگ ہمارے پاس روزانہ ہمیں نئے لوگ جوائن کر رہے ہیں. پی ڈی ایم میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ اس لیے کہ پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کی حکومت ہے یہاں پر سندھ میں 13 سالوں سے, اور جو انقلاب کا نعرہ لگا رہی ہے پیپلز پارٹی کہ وہ انقلاب لے کر آئے گی اور انقلاب آنا چاہیے وفاقی حکومت کے خلاف. تو بھائی سارے ملک کو تباہ برباد اگر ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا ہو, میں اس پہ کامنٹ نہیں کرتا, لیکن سندھ کی تباہی بربادی کے ذمہ دار تو پیپلز پارٹی ہے. وہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی چیمپئن بن کر جو ہے وہ تقریر کر رہی ہے. بھائی ہمیں تو سارا نقصان پیپلز پارٹی سے پہنچا ہے, ان کی حکمرانی ہے. تو ہمیں تو انقلاب اگر آنا ہے تو انقلاب ان کے خلاف آنا چاہیے. تو ایسی دو رخی اور ایسی جو ہے وہ بددیانتی کے ساتھ جو ہے وہ ہم کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں وہاں پہ؟ اس لیے ہم پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں. قومی سیاست میں اگر کسی کے ساتھ آپ کو الائنس کرنا بھی پڑ جاتا ہے تو آپ کی کیا چوائس ہوگی؟ دیکھیے ہمارے پاس ہم نے کسی کو اپنا دشمن نہیں بنایا ہے. جو ہمارے نیریٹو پہ, ہمارے نظریے پہ, ہمارے مطالبات پہ بات کرے گا, ہم ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور الائنس بنانے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ میرا مسئلہ جو ہے وہ وزارتیں جو ہے وہ سفارتیں اور پروٹوکول اور پیسہ نہیں ہے. ہم نے بہت میٹیکولس کیئر کے ساتھ اپنا ایک نیریٹو ڈیفائن کیا کہ دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم ہے اختیارات اور وسائل کا ایک جگہ ارتکاز ہو جانا. پاکستان میں اس وقت 4 وزراء اعلیٰ اور 1 وزیر اعظم کے پاس ساری پاکستان کی دولت اور اختیارات ہیں. یہ جو 18ویں ترمیم کے نام پر آپ نے صوبائی خود مختاری کا ڈرامہ کیا ہے, وہ صوبائی خود مختاری پورے صوبے کو نہیں ملی ہے, وہ وزیر اعلیٰ کو خود مختاری مل گئی ہے میکسیمم, اور ایکسٹرا ویگن خود مختاری مل گئی ہے. وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نیچے جانے کی ضرورت ہے, اس کو ڈسٹرکٹ میں ٹکل ڈاؤن ہونا ہے, اس کو ٹاؤن میں
टिकल डाउन होना है, उसको यूसीज पे टिकल डाउन होना है। हम कहते हैं कि जो भी हमारे साथ इस एजेंडे पे आएगा हम उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये पाकिस्तान में एनएफसी अवार्ड मिलता है सूबों को, एनएफसी अवार्ड के बाद वो पीएफसी अवार्ड नहीं देते। पीएफसी अवार्ड कानून में लिखा है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा होना चाहिए, जिस तरह से वफाक से सूबों को पैसे मिल रहे हैं, सूबे भी इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड दें। तीसरी बात, हमारी सेंसस को ठीक कर दें। जो इन 3 बातों पे आकर अमल दरामद करेगा मैं उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं। एक परसेप्शन है कि कराची के मसाइल हल करने हैं तो बेस्ट सोल्यूशन मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, उनके पास तजर्बा भी है। ये परसेप्शन नहीं, रियलिटी भी है। और परसेप्शन इसलिए भी है, आप कह सकती हैं कि हम मुझे 10 साल हो गए इस निज़ाम शहर की एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़े हुए, उसके बाद 10 साल गुजर गए हैं। मेरी बनाई हुई चीज़ों को मेरे बाद आने वाले लोग मेंटेन भी नहीं कर सके, उसको सिर्फ उसको मेकअप भी नहीं कर सके, उसको झाड़ू पोछा भी नहीं लगा सके उसके ऊपर, और उसको तबाह बर्बाद किया है। फिर जो करप्शन हुआ है इस शहर में जिस तरह से हुई है, वो उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। आज भी लोगों को हमारा किया हुआ काम, लोग जब कराची के लोग सो रहे होते थे, मुस्तफा कमाल रातों को जागकर उनके दरवाजों पर खड़ा होता था उनकी सुबह को बेहतर करने के लिए। हमने कराची को अपने जमाने में दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल करवाया, अल्लाह की मदद से। आज कराची दुनिया के 4th वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड में शुमार होता है। तो इसलिए लोगों को पता है कि अगर उनके मसाइल का कोई हल था या है या होगा, तो वो हमारे अलावा उनके पास ऑप्शंस नहीं है। बिल्कुल सही। इस बार बारिशें ज्यादा हुई थी या निकासी आब ना होना हुकूमती नाअहली थी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? इस दफा हुकूमत ज्यादा नाअहल थी, बारिशें बिल्कुल नहीं हुई उस तरीके से जिस तरीके से होती रही हैं माजी में। अच्छा। ये इस दफा की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बारिशों से ज्यादा बड़ी नाअहल है, और दोबारा भी होगी तो दोबारा भी ये होगा। इनको सिर्फ बातों का टूर्नामेंट इनके पास, और कुछ भी नहीं कर सकते, इनको पता ही नहीं है क्या करना है। और मैं समझता हूं कि इन तिलों में तेल नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कराची सर्कुलर रेलवे से अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल हो जाएगा? क्या कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो चीफ जस्टिस साहब की कहने के बावजूद भी नोटिस लेने क्या चल गई? क्या लोगों के ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो गया? ये तो मैं छोड़ देता हूं तमाम लोगों पे। मेरा नहीं ख्याल है कि जो उसका जो है वो 1% खस्ता हाल में अर्बन ट्रांसपोर्ट खस्ता हाल में है, इसकी बेसिक वजह क्या है? देखिए हमें पता इशू क्या है। इशू ये है कि जो हमारा चौकीदार था ना, वही करप्ट हो गया, चोरों के साथ मिलकर उसने इस पीछे से दरवाजा खोल दिया अपने घर का, और चोरों के साथ मिलकर उसने शहर को लूटा है। और हमारा चौकीदार कौन था 30 सालों से? एमक्यूएम हमारी चौकीदार थी। हमें चोरों से गिला नहीं है, हमें अपने चौकीदारों से गिला है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए सब कुछ तबाही बर्बादी उस वक्त, आज तक एमक्यूएम के पास सीटें हैं, एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, काउंसलर्स, मेयर थे, चंद महीने पहले तक अफी वफाकी वजीर बने हुए, और इतनी कमजोर हुकूमत के कि जब चाहें वो हुकूमत से सारी बात मनवा सकते हैं। लेकिन इनके सामने ये शहर लूटा है, इनके सामने इख्तियारात वसाइल गए हैं। कोई हड़ताल नहीं, कोई मुजाहरा नहीं, कोई सारी चीजें नहीं। इतना बड़ा मसला बन चुका है, ये नहीं हल हो पा रहा। लाहौर में बाहर से जितनी भी कंपनियां थी फारिग करने के बाद भी उन्होंने किसी हद तक इसको सॉल्व कर लिया है, लेकिन कराची में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा, उनसे ये हैंडल ही नहीं हो सकता। देखिए बीआरटी ब्लू लाइन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए 4 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार पाकिस्तान कराची के लोगों के पैसों से बनकर पड़ा हुआ, उस पर सिर्फ 200 बसें आनी हैं। और ये सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, ये करंट हुकूमत और ये लोकल गवर्नमेंट मिलकर 200 बसें लेकर नहीं आ सके आज तक। 200 बसेज आनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ के उस पर जंग लग रहा है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तैयार पड़ी हुई है सारी चीजें, उस पर बसें 200 बसेज लेकर आने के लिए नहीं लेकर आ पा रहे। तो ये इतने नाअहल लोग हैं। और आप जो कह रही हैं कि कचरा, भाई कचरा उसकी वजह यह है कि देखिए हर पंजाब की सूबाई हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर, चाहे वो कोई भी हो, मंजूर भट्टो हो, वो चौधरी परवेज इलाही हो, वो नवाज शहबाज शरीफ हो, या वो XYZ, आज का हर किसी ने लाहौर को, पंजाब के सीएम ने लाहौर को ओन किया है। हमारी बदकिस्मती यह है कि सिंध के किसी भी चीफ मिनिस्टर ने आज तक कराची को ओन नहीं किया। यह है मसला। और जो ओनर सो कॉल्ड थे इस शहर के वोटों से, वो ही डाकू बन गए, चोरों के साथ मिलकर उन्होंने
اس شہر کو لوٹا ہے اور وہ کنائمنس کے ساتھ اس شہر میں ساری چیزیں جو ہے وہ ہینڈ اوور کی گئی ہیں صرف اپنے پیسے کے لیے. ان کا 14 سالوں تک گورنر رہا, ان کے وفاقی وزیر رہے, ان کے صوبائی, انہوں نے اس شہر کو اون نہیں کیا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, مسئلہ نہیں بلکہ المیہ ہے. کمال کے کام کے علاوہ کراچی کے مسائل, یعنی پی ٹی آئی ذمہ دار ہے جو مسائل حل نہیں ہو رہے, یا پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے؟ کون زیادہ کلپریٹ ہے یہاں پر؟ دیکھیے پی ٹی آئی کو تو ابھی تک یہ یقینی نہیں آیا ہے کہ وہ حکمران بن گئے. مجھے لگتا ہے ان کی باتوں سے, ان کے ایٹیٹیوڈ سے وہ ابھی الیکشن موڈ سے ہی باہر نہیں آئے. ایسا لگتا ہے کہ وہ الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں. ابھی لگتا نہیں ہے کہ وہ حکمران ہیں نمبر 1. اور اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے موجودہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو بالکل واک اوور ملا ہوا ہے کہ ان کو کوئی ان کے آگے اپوزیشن ہے ہی نہیں. کیونکہ جو اپوزیشن جن کو بننا تھا, جن کا وزیر اعظم ہے, جو وزیر اعظم بڑی پاور ہوتی ہے, اگر وزیر اعظم آ کر واک ان کرے اور وزیر اعلیٰ کے پاس بیٹھ جائے اور کہے کہ بھائی پاکستان کے سب سے بڑے ریونیو انجن شہر کا یہ حال کیوں ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ مجھے رپورٹ دیں, مجھے بات کریں, تو کیا وزیر اعلیٰ کہہ سکتا ہے کہ آپ مجھ سے بات نہیں کر سکتے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جوڈیشری ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, آرمی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی, وزیر اعظم کے ساتھ میڈیا ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور کراچی کے اور پورے پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن وزیر اعظم پچھلے 2.5 سالوں میں سے 2 سے 3 ہی ایسے ایپیسوڈ ہیں جس میں اس نے وزیر اعلیٰ سے بات کی ہے. وزیر اعظم سندھ میں آتے ہیں, دورہ کر کے چلے جاتے ہیں, وہ وزیر اعلیٰ سے بات ہی نہیں کرتے. اس سے اچھی سچویشن پیپلز پارٹی کو اور مل نہیں سکتی کہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو یہ جو ایٹیٹیوڈ کی پرابلم ہے, یہ جو لوگ آج ہیلم آف افیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی انا نیچے نہیں آ کر دے رہی ہے, ان کو لوگوں کی فکر نہیں ہے. بھائی مجھے پتا ہے کہ اگر میرے جھکنے سے, مجھے اگر پتا ہو کہ میرے جھکنے سے 1000 آدمی کا فائدہ ہوگا تو میں اپنی انا کو ماروں گا نا, میں اپنی انا کو کل کروں گا نا, میں کسی کے بھی پیر پکڑنے کے لیے تیار ہوں. لیکن سندھ میں پیپلز پارٹی کا مسلسل یہ تیسرا دور ہے حکومت میں. کیا وجہ ہے؟ پھر بیڈ گورننس کے الزامات بھی ہیں, پھر بھی سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کو چوائس دیتے ہیں, اس کو ووٹ دیتے ہیں. پیپلز پارٹی ہی ان کی چوائس ہے. نہیں, ابھی تو دیکھیے اصل میں سندھ میں تو کوئی جینوئن لیڈرشپ یا پارٹی کھڑی ہی نہیں ہونے دی گئی نا. اور سندھ میں ایم کیو ایم تھی, وہ ایتھنک بنیادوں پر پارٹی تھی. اس ایتھنک بنیادوں پر ان کو پیپلز پارٹی کو اور مزے آ جاتے ہیں کہ بھائی ایم کیو ایم مہاجر نام پر سیاست کرتی ہے تو وہ تو انٹیریئر سندھ جو ہے جا نہیں سکتے. پاک سرزمین پارٹی, ہم نے جو یہ پارٹی بنائی ہے 5 سالوں سے, اور ہم یہ ہار کے جھٹکے کو برداشت کرنے کے بعد آج اس سے زیادہ اسٹرانگ طریقے سے کھڑے ہو گئے. ہم ہیں پیپلز پارٹی کے لیے چیلنج. اور جس طرح سے ہم نے لاڑکانہ میں جا کر جلسہ کیا, جس طرح سے ہمارے پاس سندھ کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, ہمارے ساتھ ہر زبان بولنے والے لوگ شامل ہیں, جس طرح سے کراچی کے سارے ڈسٹرکٹس میں ہماری پینیٹریشن ہے اور ہم تمام سندھ کے ڈسٹرکٹس میں ہماری پینیٹریشن ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو اگر کوئی چیلنج کر سکتا ہے اپنی اچھی گورننس کے ساتھ, اپنے اچھے منشور کے ساتھ, اور تمام سندھ کے لوگوں کو وہ ایکسیپٹیبل ہوگی وہ بات, تو وہ پاک سرزمین پارٹی ہے. چونکہ آج آپ دیکھیے کہ میں کہتا ہوں کہ اس وفاق کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کوئی اور نہیں چلا رہا, پیپلز پارٹی چلا رہی ہے. اور وفاق صرف اور صرف منہ سے یہ فائر کرتے ہیں, اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. کیونکہ ابھی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی سب سے بڑی غلطی ہے کیونکہ آپ کا دور بڑا مثالی تھا, یہ ان کی بہت بڑی مسٹیک ہے. جی یقیناً سندھ کے لوگ اس کے سفرر ہیں نا, کہ آپ نے اپنی حکومت چلانے کے لیے, حکومت نے پیپلز پارٹی کو صرف ٹی وی پہ آ کر شور کرتے ہیں, عملاً پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے, اس کی غلط چیزوں کو روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. کیونکہ پیپلز پارٹی آج اگر پی ڈی ایم کے ساتھ جڑ کر جینوئنلی اس حکومت کو گرانے میں لگ جائے تو حکومت ختم ہو جائے گی, استعفے دے دیں گے تو ختم ہو جائے گی. تو جب پیپلز پارٹی کا اپنا اقتدار ہے یہاں پر, تو وفاق. جب آپ میئر تھے تو کیا آپ جانتے تھے گھوسٹ ملازمین کے بارے میں؟ ہمارے زمانے میں جو ہے وہ گھوسٹ ملازمین کا ایسا کچھ جو ہے وہ نہیں آیا, اور جب ہمیں پتہ چلتی تھی بات تو ہم ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کارروائیاں کرتے تھے, اور لوگوں کو یا تو وہ اپیئر ہو جاتے تھے یا پھر جاب سے فارغ ہوتے تھے. میں نے اپنے زمانے میں بہت سارے لوگوں کو فارغ کیا. کراچی کو الگ صوبہ بنانے کی بات کی جاتی ہے, کیوں کی جاتی ہے؟ اس سے کیا کراچی کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ مطلب ان موضوعات پر پراپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لیکن یہاں پارٹیز آپس میں بیٹھ کے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتی. دیکھیے یہ نعرہ ایم کیو ایم لگاتی ہے, اور اس وقت لگاتی ہے جب
اس کو حکومتوں سے فارغ کیا جاتا ہے. جب جب اس سے وزارتیں چھینی جاتی ہیں, جب جب اس کی کرپشن اوپر آتی ہے, جب جب وہ بری کارکردگی دکھاتی ہے اور اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوتا. فرض کریں گے ان کی 4 سال سے ان کی جو ہے نظامت رہی, انہوں نے کچھ بھی شہر کو نہیں کیا, ان کا میئر کرپٹ ترین آدمی ہے اور ان کی کوئی ڈیلیورنس نہیں رہی, کوئی ان کی پکڑ نہیں رہی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کراچی کا مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب ہم کراچی کو الگ صوبہ بنائیں گے. یہ صرف ایک نعرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یہ ایک ایم کیو ایم کا نعرہ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. ہم ایک بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے حرف آخر. ویلکم بیک ٹو حرف آخر. ہمارے ساتھ نون لیگ کے رہنما مصدق ملک صاحب موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بتائیے گا کہ یہ خبر درست ہے کہ آپ کو پیپلز پارٹی نے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے راضی کر لیا ہے؟ دیکھیے, یہ تمام چیزیں جو ہیں ابھی ٹیبل پہ موجود ہیں. اس میں پی ڈی ایم حتمی فیصلہ کرے گی. آپ کو ہماری پارٹی کا نقطۂ نظر تو معلوم ہے. ہمارے خیال میں پارلیمان کی جس طریقے سے پامالی کی گئی ہے, چاہے وہ سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہو, چاہے وہ فیٹف کے قوانین ہوں, تو جب اس طرح کے قوانین پارلیمان سے پاس کروائے جائیں, اگر ملک حالت جنگ میں چلا جائے جیسا آپ نے کشمیر کے موقع پہ دیکھا, اور وزیر اعظم جو ہیں وہ دیگر پارٹی کے سربراہان یا اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہ ہوں, چاہے وہ حالت جنگ ہو, چاہے وہ یہ موجودہ جو کووڈ-19 کی سچویشن ہو, کسی حوالے سے بھی, تو پھر ہمارے پاس سوائے سڑک کے کوئی راستہ نہیں رہ جاتا. تو ہماری پارٹی کا موقف ذرا سخت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی مقدمہ ہے یا عوام اگر طریقے عدم اعتماد کا فیصلہ ہو گیا تو کیا پھر بھی لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیے, اگر حکومت چلی جاتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ نئی آنے والی ڈسپنسیشن جو ہے وہ آئین اور قانون کو سامنے رکھے گی تو بالکل بات ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے اس وقت صرف 2 مقاصد ہیں اس پوری تحریک کے. ایک, الیکشنز فیئر ہونے چاہیے, الیکشنز جلد ہونے چاہیے, فوری طور پہ ہونے چاہیے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ حکومت ہے, اور ان الیکشنز کے اندر کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. اور جو بھی جن کو بھی لوگ چاہتے ہیں اپنی نمائندگی کے لیے کہ وہ پارلیمان میں آئیں اور ان کا مقدمہ پیش کریں, ان لوگوں کو پارلیمان میں آنا چاہیے. اگر ان معاملات کی طرف حکومت سازی بڑھتی ہے تو ہم اس کا ضرور ساتھ دیں گے. اگر ان معاملات کی طرف حکومت سازی نہیں بڑھتی تو ہماری اسٹرگل جاری رہے گی. الیکشن کو اوپن بیلٹ ہونے دیں آپ, مطلب پنجاب میں پچھلی بار بھی آپ کو نقصان ہوا تو آپ کے لیے تو فائدہ ہے, ہونے دیں, کیونکہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اگر خفیہ بیلٹ ہوا تو اپوزیشن روئے گی. نہیں, وزیر اعظم صاحب کے کہنے سے اگر کیا ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے دیکھا ہی ہے پچھلے دنوں انہوں نے 70 کروڑ کے ایولز جو سینٹ کی سیٹ بیچی ہے ایک ایسے شخص کو جو 2 دن پہلے تک پی ٹی آئی کا رکن بھی نہیں تھا, اور ایک ایسا شخص جو جس کے متعلق میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایسے لوگ جو اس پارلیمانی کمیٹی کے اراکین تھے جنہوں نے ٹکٹس جاری کیے ہیں, وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے, وزیر اعظم نے فیصلہ کیا. وزیر اعظم کو لے لیا وہ تو انہوں نے. جی تو پہلے پتہ نہیں, تو آپ مجھے آپ ماشاءاللہ اہل دانش ہیں, اہل قلم ہیں, مجھے بتائیے پہلے دیا اور پھر واپس لیا, تو آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ کیا ہوا یہاں پہ؟ اگر ہم لوگ آواز نہیں اٹھاتے, اگر آپ لوگ آواز نہیں اٹھاتے ٹیلی ویژن پہ, تو یہ ٹکٹ تو 70 کروڑ کے اگینسٹ فکس ہو گیا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر جو تصویر چلتی ہے, اگر آگے پیسے پڑے ہوں تو پیچھے پی ٹی آئی کا رکن ہوتا ہے, اگر پیچھے پیسے پڑے ہوں تو آگے پی ٹی آئی کا رکن ہوتا ہے. اور الزامات جو ہیں وہ تمام اپوزیشن کے, یعنی بیچنے والے بھی پی ٹی آئی, خریدنے والے بھی پی ٹی آئی, ویڈیو میں بھی پی ٹی آئی, ویڈیو بنانے والے بھی پی ٹی آئی, ویڈیو پیش کرنے والے بھی پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ویڈیو میرے پاس 1 سال سے تھی, اور ویڈیو کے جو ایک رکن ہے وہ وزیر قانون, یعنی کس چیز کے وزیر, قانون کے وزیر رہے ہیں خیبر پختونخوا. انہوں نے تحقیقاتی کمیٹی تو بنا لی ہے, انہوں نے کہا کہ کے پی میں اب تحقیقات ہوں گی, لیکن وہ پنجاب میں نہیں کرا رہے. وہ کہتے ہیں کہ چودھری سرور جو ہے وہ اپنی شخصیت کے بل بوتے پہ آئے ہیں. جی, آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے کہ اس تحقیقاتی کمیشن نے کہا ہے کہ نہ تو ڈائریکٹ الزامات لگے ہیں اسپیکر صاحب کے اوپر, اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو اس وقت کے وزیر دفاع ہیں ان پہ, دونوں پہ ڈائریکٹ الزامات لگے ہیں, نام لے کے لگے ہیں, ٹیلی ویژن پہ لگے ہیں. لیکن تحقیقاتی کمیٹی جس کو ہمارے دوستی چلا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو بیٹھے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس تحقیقاتی کمیٹی کا صرف ایک مقصد ہے کہ فائدہ کس کو ہوا. یہ نہیں ہم تحقیق کریں گے کہ اسپیکر صاحب کا کوئی رول تھا یا نہیں, یہ نہیں ہم تحقیق کریں گے کہ وزیر دفاع جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے ان کا کوئی رول ہے یا نہیں. تو بھائی ایسی تھے ہی نہیں. جی
भाई उनके तो तहकीक किस चीज की करनी है? तहकीकाती कमीशन का तो मकसद एक ही होता है कि तहकीक करके पता किया तो जाए बारहा कह रहे हैं कि वो स्पीकर हाउस तो था ही नहीं, वो जो जिसका घर था वो अभी भी है। जी आप अगर सही भी कह रही हो तो ये तहकीकी कमेटी के बाद ये चीजें सामने आनी चाहिए ना। जब तहकीक होगी तो पता चलेगा कि घर था या नहीं था, जब तहकीक होगी तो पता चलेगा किसी ने किसी को व्हाट्सएप कॉल की या नहीं की, कोई वहां मौजूद था या नहीं था। अगर लोग कहते हैं कि ये शख्स यहाँ मौजूद था, ये वो जगह है, और तहकीकाती वो जो अरकान है वो उस जगह पे ले जाते हैं, तो आप मुझे बताइए उसके बाद फैसला होगा ना। पीपल्स पार्टी को खुफिया बैलेट से ज्यादा पीटीआई के रवैये पर एतराज है, आप लोगों का बेसिक क्या एतराज है? खुफिया बैलेट पे एतराज है, ओपन बैलेट पे एतराज है, क्या? माशाल्लाह देखिए, आप जरा गौर करें इस बात पे, आइन के अंदर आप तरमीम करने आए हैं। आइन के अंदर तरमीम करने का एक तरीकाकार है, वो ये है कि आप एक आइनी तरमीम का बिल लेकर आते हैं फ्लोर पे, वो कमेटी को रेफर होता है, वो ले दे या तकरीरों की नजर नहीं होता, वो कमेटी में चला जाता है। कमेटी उसके ऊपर 4-6 महीने गौर करती है और देखती है इसके कुछ मुज़र असरात तो नहीं है जो आने वाले वक्तों में हमारे बच्चों पे आएंगे। फिर उसके बाद वो उसको अमेंड करके या उसी तरह अप्रूव करके पूरे हाउस में लाती है, जिसके बाद फिर डिबेट्स होती हैं और आईनी तरामीम होती हैं। और ये पहले एक हाउस में होती है, जी मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि हमने हुकूमत से तो कोई बातचीत करनी ही नहीं है ना। ये आपको क्या लगता है, सियासत में बातचीत के दरवाजे मुकम्मल बंद कर देने चाहिए? नहीं, पहले जरा पहले वाली बात अगर आप इजाजत दें तो मुकम्मल कर लूं ताकि अवाम को पता चले इधर क्या बंदर बाट हो रही है। लेकिन आप ऐसा ना करें, मगर जो परवेज मुशर्रफ साहब किया करते थे, आपको याद है वो एक चीज लाते थे LFO, उस LFO के तहत पूरे मुल्क का जो आइन है वो मुअत्तल हो जाता था। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए हुए हैं केस, ये तकरीबन LFO से मिलता जुलता है कि आप आइन को छोड़ें, बस आप एक फैसला कर दें। जिस तरह पहले परवेज मुशर्रफ साहब या उनसे पहले ज़ियाउल हक साहब कहा करते थे कि ये जो हम चीजें हमने चेंज की हैं, अब इसके ऊपर तमाम जज ओथ ले लें। आप सोचें कि ये हुकूमत क्या कर रही है, ये किस किस्म की चीजें जो हैं वो लेके जा रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने। और जिस आइन की शिक के तहत 226 के तहत ये कहा गया है कि आइन के तहत होने वाले जो इंतखाबात हैं, जो 3 होते हैं, सेनेट का, नेशनल असेंबली का, प्रोविंशियल असेंबली का, ये सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। अगर एक स्ट्राइक के जरिए हम उसको तब्दील कर दें तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आप जब प्रोविंशियल असेंबली का वोट देने जाएंगी तो आपको अपनी शक्ल साथ में वोट दिखाना पड़ेगा और बूथ में तस्वीर आपकी खींचेगी कि ये देखिए ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरा वोट है, ठीक है। तो इस वजह से इन चीजों पे गौर करने की जरूरत है। दूसरा, उस आइन के अंदर जो वो चीजें लेकर आए थे कि ड्यूल नेशनैलिटी वाले जो लोग हैं, तो आप इजाजत दी जी बिल्कुल सही। मेरा जो सवाल था वो ये था कि आप टेबल टॉक कर लेना, आके बात कर ले, लेकिन मरियम नवाज साहिबा कहती है कि हमने तो इस हुकूमत से बिल्कुल बातचीत करनी नहीं है, क्या सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए? जी मरियम नवाज साहिबा ने तो ये बात कल की है। इलेक्शन तो हो रहे हैं 3 तारीख को, और ये आईनी तरमीम तो आनी चाहिए थी 8 महीने पहले, ताकि 2-4 महीने कमेटीज के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन होती है। तमाम मामलात जो इस वक्त आप भी सही कह रही हैं कि ये टीवी पे मैं आपका वक्त जाया कर रहा हूँ ये तमाम बातें आगे लाके, तो ये जो कमेटी में बातें होने वाली थी ये क्यों नहीं हुई? तो मरियम नवाज साहिबा अगर कल कहती हैं कि हम इनसे बात नहीं करना चाहते, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आइन के अंदर तब्दीली करने का जो अमल है, जो 6 महीने पहले शुरू होना चाहिए था, वो क्यों नहीं शुरू हुआ? लेकिन चलें उसको भी छोड़ दें। मरियम नवाज साहिबा का एक ही मुकदमा है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि बात सिर्फ एक होगी। वो क्या होगी कि आप आइन के तहत चलेंगे, जो बातें मैं अभी कर रहा हूं कि आइन में तब्दीली का तरीकाकार क्या होना चाहिए, आइनी होना चाहिए। अगर आपने आइन पे बात करनी है, कानून पे बात करनी है, और ये बात करनी है कि आने वाले वक्त में कोई इलेक्शन किसी का चोरी नहीं करेगा, तो हम बात करने को। लेकिन आपकी पार्टी अब माजी में यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में भी क्या क्या बयान देती रही है, वो भी ऑन रिकॉर्ड हैं। आज आप उनको मुश्तरका आपका उम्मीदवार है वो? जी हाँ, अगर आइन के खिलाफ, आइन के हक में और इस ऑपरेशन माजी में गलत है या आज आप धोखा खा रहे हैं? नहीं, आप ऐसी बात नहीं होती। आप देखिए ना, अगर कल को दोबारा से मुल्तान में इलेक्शन होंगे तो आपके ख्याल में यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ हम कैंडिडेट्स नहीं खड़े करेंगे? क्या ख्याल है आपका? या राजा परवेज साहब के खिलाफ हम बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन जब सियासत होगी और इलेक्शन का वक्त आएगा तो इनके खिलाफ हम अपने कैंडिडेट्स पिच करेंगे, वो भी अपने कैंडिडेट्स पिच करेंगे। जाती मफादात के लिए ये जितना भी गठजोड़ हो रहा है, हुकूमत का मौक़िफ़, जाती मफादात के लिए
जी, हुकूमत के मौक़िफ़ की वजह से ही तो चीनी दुगनी महंगी हो गई है। हुकूमत के मौक़िफ़ की वजह से अभी बिजली महंगी हुई है, अब पता चला है पेट्रोल फिर महंगा होने लगा है। ये हुकूमत थोड़ी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है मैडम, इसकी आप क्या बात करती हैं? ये IMF का मुकदमा लेके आपके पास आई है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ कि IMF के साथ हर हुकूमत नेगोशिएट करती है, मगर कभी ये नहीं हुआ कि एक तरफ टेबल के भी IMF और दूसरी तरफ टेबल के भी IMF। कभी देखा आपने, कभी सुना, कभी आपने ये देखा कि उस वक्त के जो वजीर थे डागा साहब, उनको कमरे से भेज दिया गया, वजीर आजम के वहां से फोन आया कि ये डागा साहब क्या बातें कर रहे हैं भाई, इनको हटा दो कमरे से? ये कभी हुआ है आज तक? क्या आपके जो सेक्रेटरी हैं खजाने के, उनको निगोशिएशन से, जो कि इंचार्ज हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिन्हें दस्तखत करने हैं, उनको कमरे से निकाल दिया जाए? कभी सुना है आपने ये? तो इस हुकूमत की क्या बात? लॉन्ग मार्च से कोई खतरा, हुकूमत को कोई खतरा, कोई खौफ तो आपके ख्याल में नहीं देनी चाहिए? ये क्या बात है? यानी सुन लीजिए। देखिए, हमने क्रेने लगा के पार्लियामान की दीवार हुकूमत तो कहती है ना हमें तो इससे कोई खौफ नहीं, लॉन्ग मार्च ले आए, जो करे हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। हाँ, तो फिर तो ये सवाल ही नहीं बनता। फिर क्या मसला है? फिर आपको क्या मसला है और हमें क्या? आपको क्या लगता है कि उनको कोई खौफ महसूस होगा? जी, हमारा आईनी हक है ना जी, हमारा आईनी हक बिल्कुल, हम सड़क के ऊपर अवामी मुकदमा लेकर आए, आईनी हक को हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। हमें तो कोई एतराज नहीं है। थैंक यू मुसद्दिक मलिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिए हर्फ़े आखिर। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा हमारे साथ हैं। कमर जमान कायरा साहब, ये बताइएगा, ये खबर दुरुस्त है कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को इन हाउस तब्दीली के हवाले से कन्विंस कर लिया हुआ है? ये खबर मैंने भी आपकी तरह जी टेलीविजन के मीडिया के जरिए सुनी है। अच्छा। मुझे उनसे बात नहीं हो पाई, तो मेरे पास अभी कंफर्म करने का कुछ जरिया नहीं है। लेकिन गुफ्तगू तो होती रहती है। बहरहाल पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने है, उनके भी सामने है। चले, अगर कायल कर लिया है तो अदम एतमाद वाली तजवीज़ PDM मान ले और आप इस तजवीज़ को ऑब्वियसली सक्सेसफुल भी करेंगे, आप कहेंगे कि ये कामयाब भी हो, तो फिर मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म को आप वोट दे देंगे? क्योंकि असेंबली में तो उनके नंबर ज़्यादा है। देखिए, ये तो डिपेंड करेगा। पहली बात तो ये है कि एक प्रिंसिपल होता है, जो अक्सरियती पार्टी होती है उसका हक होता है। दूसरा ये होता है कि अगर अलाइंस बैठ के फैसला करते हैं कि अक्सरिती पार्टी के फैसला साथ शामिल होकर रजामंदी से कहते हैं कि जी बेचो ए को या बी को या सी को, एनीवन जिसके बारे में भी फैसला कर ले, तो ये तो एक म्यूचुअल फैसले होते हैं, इसमें तो कोई अर्ज नहीं है। अच्छा, सपोज अगर वहाँ से कोई आता तो आप दे देंगे वो, ठीक है। शेख रशीद साहब ने काफ़ी तायद की, पहले भी बिलावल भुट्टो साहब के बयान की कि तहरीक अदम एतमाद की उन्होंने तारीफ़ की, फिर बाद में भी उन्होंने कहा कि नून लीग को अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ पे आना पड़ेगा। देखिए, शेख साहब सियासी पंडित है पूरे, वो सियासत को जानते हैं और पीपल्स पार्टी की सियासत का शेख साहब तो हमारे मुखालिफ रहे हमेशा, लेकिन वो कभी कभी तारीफें करते हैं जब वो चीज हुकूमत को बज़ाहिर सूट कर रही होती है, और जब हुकूमत को कोई चीज चुभ रही होती है तो फिर उतनी ही जहरीले अंदाज में बातें करते हैं। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के दौरान टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, उस पर उन्होंने कहा है कि ये तो हमने बस थोड़ी सी इस्तेमाल की है, टेस्टिंग के लिए भी ज़्यादा हमारे पास पड़ी हुई है। क्या ये PDM के लिए ट्रेलर था? तो क्या मतलब है उनका? ये बुनियादी तौर पे शेख साहब ने बात कही है, उन्होंने इसको लाइटर मोड में है, लेकिन एक वजीर दाखिला के ये शायान शान नहीं है, मुनासिब नहीं है कि वो इस लहजे और इन अपने आर्गूमेंट्स के साथ अपनी गुफ्तगू करें। ये बड़ा नामुनासिब रवैया है, गैर जिम्मेदार। ठीक है, सेनेट इलेक्शन में अगर खुफिया बैलेट हो तो आप कुछ सीटें ज़्यादा ले सकते हैं, आपका क्या ख्याल है? क्या जी, दोबारा जरा बोलिए। सेनेट इलेक्शन में अगर खुफिया बैलेट हो तो आपको कुछ ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं? देखिए, इस हुकूमत से बहुत सारे लोग तंग हैं। इस हुकूमत से अवाम जो तंग है उसकी रिफ्लेक्शन भी जो असेंबलियों में बैठे लोग है, इसलिए कि उन्हें पता है कि कल लोगों से फिर वोट लेने हैं और लोग वोट इस तरह आसानी से तो नहीं मिल जाते। लिहाजा हमें तवक्को है
कि हमें ज्यादा वोट मिलेंगे। बिल्कुल अच्छा। मुराद शाह ने भी सरप्राइज की बात की है ना, वज़ीर आला सिंध मुराद शाह ने। देखिए, मैं तो सरप्राइज इसलिए कह रहा हूँ, हैरानी थोड़ी बहुत ये वाली बात है, होगी, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि लोग इस से तंग है, इनके इत्तेहादी इनसे तंग है। आपको पता है ना, एमक्यूएम तो बाकायदा कह रही है कि हम क्यों बैठे हैं हुकूमत के साथ, ये हुकूमत को हमारे मसाइल का हल ही नहीं, हमारे लिए मसला है, हम तो अपने लोगों को जवाब देना हमारे लिए मुश्किल है, लिहाजा लोग इनसे तंग तो है। लेकिन पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने सरगोदा और खुशदार के जलसे को मंसूख कर दिया है, कहीं ये आवाम की अदम दिलचस्पी की वजह से तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं जी, मैं आपको सच कह रहा हूँ जी कि हम सरगोदा के जलसे की तैयारियां कर रहे थे, हमने सुबह भी उस जलसे की तैयारियों के सिलसिले में जाना था और जाना है। अच्छा। अब वो जलसा बेशक मंसूख हो गया, लेकिन अब हमने उन सारी तैयारियों को कन्वर्ट कर दिया है 16 की 26 तारीख की, जो 26 मार्च की तैयारियां हैं उनकी। और उन मौलाना का भी ये दुरुस्त ख्याल है कि हम कोई 26 मार्च को जलसा करने नहीं जा रहे, अच्छा। हम एक बड़े दिनों के लिए एहतजाज करने जा रहे हैं और उसके लिए हमें भरपूर तैयारियों की जरूरत है। उसके लिए अगर उन्होंने टाइम किया तो ये बड़ा मुनासिब फैसला है, लेकिन लोगों की कभी भी अरादम दिलचस्पी नहीं। कल इंतखाबी जलसा था डस्का में, वहां पे भरपूर आवाम थे। इससे पहले जहां जहां जलसे हुए हैं, एक जो जलसा नहीं था उसको जलसा पेंट करके ड्रम बीटिंग हो रही है, और वो था जिस दिन हम इलेक्शन कमीशन के बाहर गए एहतजाज करने के लिए कि आप पीटीआई का केस क्यों नहीं सुनते। उसको हुकूमत ने बड़ा उस पर ड्रम बीटिंग की है कि जी देखिए लोग नहीं आए, हालांकि वो तो सिर्फ एक डिवीजन के हमारे अहदेदारों को हमने बुलाया था, जिस दिन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में लोग बुलाएंगे तो सारा पाकिस्तान। लेकिन लाहौर का जलसा उस तरह का तो नहीं था ना जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो उस वजह से भी तो लाहौर का जलसा एक बड़ा जलसा था। एक्सपेक्टेशंस पता नहीं क्या हो सकती है, मुद्दा बैठ कर वो तो आसमान का उसके हाथ हो सकता है ना। जलसा वो बड़ा था, लेकिन जिस वक्त जलसे के एंड होता है ना कि कोई भी मुकर्रर जब स्पीच कर रहा होता है, ठंड भी थी तो लोग निकलना शुरू हो जाते हैं। ये इमरान खान के जलसों में भी होता रहा, बाकी जगहों पे भी। उससे हट के जब लाहौर के जलसे में बिलावल साहब स्पीच कर रहे थे, आप बहुत ज्यादा जलसा का मौका दिखाएं और जलसा दिखाएं, ऊपर से जो दी गई है ड्रोन के जरिए वो दिखाएं, तो आप बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। अच्छा, आप पीडीएम में उतनी मजबूती से खड़े हैं जिस तरह से नून लीग या मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है? ये फरमाइए कि पीडीएम बनी कहाँ थी? पीडीएम तो बनी पीपल्स पार्टी के एपीसी में थी, हम तो बनाने वाले हैं, हम क्यों नहीं साथ खड़े होंगे? लेकिन यही तासुर यही आ रहा है कि कमजोर हो गई है। ये तासुर बिल्कुल नामुनासिब और गैर हकीकी। आपके कराची में मर्दमशुमारी की अगर मैं बात करूं तो आपके कराची में मर्दमशुमारी पर क्या उतने ही शदीद एतराज़ात हैं जितने पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट के इत्तेहादी एमक्यूएम के एतराज़ात हैं? ये सिंध गवर्नमेंट ने बाकायदा इस पर रिप्रेजेंटेशन की हुई है। सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा हुआ है कि हम आपकी हल्का बंदियों को, आपकी सारी चीजों को नहीं मानेंगे, ये मर्दमशुमारी दुरुस्त नहीं है, और हमें किस चीज का इजहार किस तरह करना चाहिए। आपके ख्याल में भी 1.5 करोड़ लोग कम गिने गए हैं? मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी तो ये मामला सिर्फ आपके मीडिया में नहीं उठा रही, बल्कि गवर्नमेंट के पास सिंध गवर्नमेंट जो गई हुई है और उन्होंने कहा है कि जी आप इसका फैसला नहीं कर सकते, आप कैबिनेट से इसको अप्रूव नहीं करा सकते, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इशू है। और वहां पे सिंध गवर्नमेंट के इसरार पे ये जो फैसला हुआ था कि हम 5% सैंपल टेस्टिंग उसकी या सैंपल सर्वे होगा वो कराएं, वो क्यों नहीं करा रहे, ये पीपल्स पार्टी कर रही है ये मुतालबा। बाकी मीडिया के अंदर शोर करना, उसके जलसे जुलूस करना ये और बात है, लेकिन जो कंक्रीट काम करने वाला है वो तो पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कर रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच आपके मौक़िफ़ का। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते दोबारा हरफ़ आखिर के प्लेटफॉर्म से। अल्लाह हाफ़िज़।